नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों। आपने कर्मा थ्योरी के मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे। आज मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी कि प्रीवियस लाइफ में आपका क्या जेंडर रहा होगा, मेल रहे होंगे, फीमेल रहे होंगे, किसी भी पर्सन की डेथ किस तरीके से हुई होगी। इन सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपको प्रश्न कुंडली को जन्म कुंडली से मिक्स करके हम किस तरीके से प्रेडिक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। मेरा जो प्रयास है वो एस्ट्रोलॉजी की करेक्ट मतलब सही एस्ट्रोलॉजी को आपके सामने लेकर आना है। अक्सर क्या आप ये मान सकते हो, अधिकतर जहाँ पर भी कराया जाता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मगर इन चीज़ों के बारे में पता है, मगर पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते हैं। तो मैं ये सीरीज इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसको बताना आप लोगों को जरूरी है। कर्मा बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर पहले मेरा आइडिया एक पूरी सीरीज बनाने का था, मगर मैं पूरी सीरीज नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनको कि एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव टोने टोटके और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। रीज़न ये है कि कुछ लोग उसका कुछ मतलब ना ले लें, इसलिए फिर मैंने फाइनली ये काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड किया कि मैं इसके और रीजंस के अंदर एंटर नहीं करूँगा। आपकी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं केवल कुछ एक बातें यहाँ पर बताऊँगा आज की क्लास में और उसके बाद मैं इस सीरीज़ को ख़त्म कर दूँगा। आज मगर मैं आपको प्रश्न कुंडली का किस तरीके से हम अपनी जन्म कुंडली के साथ मिक्स करें करेक्ट प्रेडिक्शन देने के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप एंड तक वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हम प्रीवियस लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग बड़े सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो मैं कर्मास के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने किस तरीके के खराब कर्मास किए हैं। खराब कर्मास किए हैं ये आप मानकर चलिए, अभी भी आप कर रहे हैं या मानकर चलिए। आप अपनी आत्मा से पूछ लीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा आपने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी से गलत बोला है, गलत सोचा है, गलत किया है फिजिकली। डेफिनेटली ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो कोई भी गलत कर्मास ना करके आए। बाद में जो महात्मा साधु ऋषि बन जाते हैं उन्होंने भी किसी स्टेज पर कुछ ना कुछ गलत कर्मा जरूर किए होंगे। उनके अंदर मन में एक घमंड आ गया हो, ये भी गलत कर्मा है। बहुत सारे लोगों में घमंड आ जाता है। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं तो उन्हें ये हो जाता है कि हमसे ज़्यादा तो ज्ञानी कोई नहीं है। ये भी अपना अपने आपके कर्मों का आनंद है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस जन्म में आपका जेंडर क्या था, आप मेल थे या फीमेल थे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि लोग आपको 140 योनि तक 144 बार आप लगातार इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हो। आपकी जो पहले जन्म के अंदर एरीज लगने की कुंडली होती है और उसमें केतु आपके पहले भाव में होता है, और जब 144वां जन्म आपका आखिरी जन्म होता है, इस जो आपका जीवन चक्र का आखिरी जन्म है एज ए मानव, तब आपका लग्न होता है पाइसेस और आपके 12वें भाव के अंदर केतु होता है। जब आप पाइसेस लग्न में आपके 12वें भाव में केतु आ गया तो समझ लीजिए आपका मोक्ष का समय आ गया है। और यदि आपने कर्म ठीक नहीं किए तो आपकी योनि बदलने वाली है। आप पुरुष या इंसान योनि से किसी नीचे वाली योनि में चले जाएंगे या देवता योनि में चले जाएंगे। देवता योनि भी मुक्ति नहीं है, ध्यान रखना। हम देवताओं को मानते हैं, वो भी एक जीवन जी रहे होते हैं, उनके भी कर्तव्य होते हैं। जब आप किसी भी योनि से बाहर चले जाते हो, ईश्वर के अंदर मिक्स हो जाते हो, जब आपकी ऊर्जा, आप ऊर्जा हो, ईश्वर भी एक ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा उस माँ ऊर्जा में जब एंटर हो जाती है तब समझो आपको मुक्ति मिलेगी। तब आपको किसी भी फॉर्म में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जेंडर प्रीवियस लाइफ के अंदर क्या रहा होगा। तो यहाँ पर एक शनि के 2 सैटेलाइट्स हैं, एक होता है मांडी और एक होता है गुलिका। इनके कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और ओपिनियन भी बहुत लोगों की है। बहुत लोग कहते हैं ये दोनों सेम है, मगर बहुत लोग कहते हैं दोनों सेम नहीं है, मांडी एंड गुलिका। तो जो मांडी है उसको कैलकुलेट करना आप सीखना चाहते हो तो मेरा मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मांडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गुलिका को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर देख सकते हो। मगर आपको सभी सॉफ्टवेयर के अंदर मांडी मिल जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर मांडी की स्थिति देख लीजिए। यदि मांदी आपका ऑड साइन के अंदर है जन्म कुंडली के अंदर, तो समझ लीजिए आप प्रीवियस लाइफ में एज ए पुरुष या मेल की तरह आपने जन्म लिया था। और मांदी यदि इवन साइन के अंदर है तो फीमेल
की तरह आपने जन्म लिया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आप कैसे देख पाओगे अपनी कुंडली में, मैं आपको देखना बता रहा हूँ। अब आप देख लीजिएगा, मानदी आपको नहीं मिल रहा है तो ज्योतिष ऐप आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर मानदी मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है, अधिकतर लोग उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मानदी इनके इस नेटिव की मैंने एक कुंडली ली हुई है, ये ले लेता हूँ मैं। ये इस नेटिव की एक कुंडली ली हुई है, यहाँ पर मानदी MAN लिखा हुआ है और ये इवन साइन के अंदर है इस नेटिव की कुंडली के अंदर। तो मानदी इवन साइन में होने का मतलब है, यहाँ पर जो मैंने रूल बताया था, यदि मानदी इवन साइन में है तो नेटिव अभी भी फीमेल है और पिछले जन्म में भी फीमेल था। अब इसका एक दूसरा जो वो बताएंगे कि ये फीमेल था, तो पिछले जन्म में इसकी डेथ किस तरीके से हुई थी उसके भी क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि मादी मूवेबल साइन में हो तो अर्ली और सडन डेथ होगी इन द रीसेंट पास्ट लाइफ। रीसेंट पास्ट, आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ रही होती हैं, उनके कर्मास इकट्ठे होकर इस जन्म की कुंडली बनती है, मगर रीसेंट पास्ट लाइफ आपको देखनी है। तो आप देखिए मानदी यदि आपके मूवेबल साइन के अंदर है, एक्चुअली मानदी एक्चुअली मृत्यु कारक है, जिसको शनि को आप मानकर चलते हैं बहुत सारे लोग। शनि नहीं है बल्कि असली मृत्यु कारक, यदि डिटेल में जाओगे तो मानदी होता है। तो मांदी यदि आपका मूवेबल साइन में है तो मांदी आपका अभी करंट लाइफ के अंदर, इसका मतलब पिछले जन्म के अंदर आपको ज़्यादा टाइम तक अपनी ज़िंदगी गुजारने का समय नहीं मिला होगा, आपकी अर्ली और सडन डेथ हो गई होगी, किसी भी वजह से सडनली डेथ हो गई होगी। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि इस पर्सन का जो मांदी था वो मूवेबल साइन में था। यहाँ पर हम देख लेते हैं मांदी मूवेबल में 4, 1, 4, 7, 10 मूवेबल साइन में, इसका मतलब अर्ली डेथ रही होगी। यहाँ पर इस दूसरे व्यक्ति की देख लेते हैं, मैं एक और कुंडली खोल लेता हूँ। डिलीट हो गया है, एक मिनट देख लेते हैं, तो मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको और फिर इसको हम रीचेक कर लेंगे। मांदी आपको अभी मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मांदी इन द 4th हाउस और विद द 4th लॉर्ड ऑफन इम्प्लाइज प्रेत बाधा अराइजिंग फ्रॉम इश्यूज कनेक्टेड टू फैमिली और होम बेस्ड रिचुअल्स, स्पेशली इनकम्प्लीट फ्यूनरल राइट्स। यदि मांदी 4th हाउस में आ जाए और 4th लॉर्ड के साथ आ जाए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर, ध्यान रखिएगा मांदी इज इन द 4th हाउस और विद द 4th लॉर्ड इन योर जन्म कुंडली गलती से आ जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि प्रीवियस लाइफ के अंदर आपके जो फ्यूनरल राइट्स हैं, जो आपकी क्रिया कर्म जिसको बोलते हैं, आफ्टर दैट वो पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब इसके अंदर ऐसी कुछ सीरियस बातें आती हैं, तो इसलिए मैं इसको और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि ये सामने समझाने की बात है, उसका कुछ का कुछ मतलब लोग लगा सकते हैं, दैट इज़ वाई। क्योंकि इन चीज़ों में बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है कि प्रीवियस लाइफ में क्या था स्टिल, मगर जो थोड़ी बहुत बातें जरूरी हैं, जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको मैंने कुछ सिंप्लीफाई यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसका मुझे कंप्लीट नॉलेज है। तो यहाँ पर आप देखते हो इस पर्सन की मांदी 4th हाउस में ही है, यहाँ पर 4th हाउस के अंदर ही बैठी हुई है। इसका मतलब जो प्रीवियस लाइफ के अंदर इसकी जो लास्ट क्रियाक्रम जिसको हम बोलते हैं आफ्टर दैट, वो भी प्रॉपरली नहीं हुए हैं, सडन डेथ हुई है, अर्ली एज में डेथ हुई है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी जगह पर हमें डेथ हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, बॉडी रिकवर नहीं हुई, बह गई नदी में, बाढ़ में बह गई, जल गई, इस तरीके की चीज़ हुई होगी सर्टेनली। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं प्रीवियस लाइफ से, यदि मांदी आपकी 4th हाउस में हो या 4th लॉर्ड से एसोसिएटेड हो। नेक्स्ट यहाँ पर और कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। देखिए मांदी इज कंजंक्शन विद डिफरेंट प्लैनेट्स इंडिकेट द टाइप ऑफ इविल स्पिरिट एंड इट्स कॉजेस, या हम कहेंगे इविल स्पिरिट को मैं छोड़ देता हूँ, उस पर्टिकुलर रीज़न में नहीं जा रहा, हालांकि उसके बारे में भी पता चलता है, क्योंकि आपसे पिछली पीढ़ियों तक इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा माना जाता था कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी तरीके का असर है या नहीं। फिर भी हम यहाँ पर डेथ से रिलेटेड प्रश्नों का ही आंसर करेंगे। आप जानना चाहते हो किस तरीके से व्यक्ति की डेथ हुई है, आप टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम देखते हो, वो सही है या नहीं ये, मगर आपके शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल मैं आपको एक्यूरेट चीज़ बता रहा हूँ। मांदी इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ नवांशा ऑफ मार्स, इट इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल मे हैव डाइड अननेचुरली इन द पास्ट लाइफ। अब हम इसका नवांशा देखेंगे। देखिए नवांशा में मांदी यदि मार्स के साइन में रखा है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, वोटरी साइन में है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मांदी नवांश कुंडली में जाकर देखेंगे। इसकी मैं नवांश कुंडली के अंदर मांदी को देखता हूँ, तो यहाँ पर 4th साइन के अंदर बैठा हुआ है, वोटरी साइन के अंदर बैठा है, इट इज प्लेस्ड इन द वाटर साइन। 4th साइन के अंदर बैठा हुआ है, वाटर साइन के अंदर देखिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। व्हाट आर द कॉम्बिनेशन की यदि मांदी किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठा हो, प्लेस्ड इन द नवांशा देखना है, मार्स के नवांश में,
1 और 8 साइन में बैठा हो तो उसकी अननेचुरल डेथ हुई होगी, ये श्योर है इन द पास्ट लाइफ। मांदी सैटर्न के साथ हो, ये सजेस्ट करता है सफरिंग एंड पॉवर्टी इन द प्रीवियस लाइफ, या तो बहुत लंबा बीमार रहा होगा, ऐसे बीमार रही होगी जिससे वो काफ़ी दुखी रहा होगा, या गरीबी की वजह से उसकी डेथ हुई होगी और सफ़र किया होगा, ये श्योर है। मांदी यदि राहु के साथ है तो इसका मतलब पहले के समय में जहर या सांप या किसी ऐसे जहरीले जानवर के काटने से भी बहुत लोगों की डेथ हुआ करती थी, स्नेक बाइट वगैरह से। यदि मांदी आपका नवांश कुंडली के अंदर राहु के साथ है तो आप ऐसा मान सकते हो। मांदी यदि वोटरी साइन में, जैसा इस केस में 4, 8, 12 वोटरी साइन होते हैं, तो अभी आपने देखा इस पर्टिकुलर केस के अंदर मांदी 4 साइन के अंदर है, इसकी हमने बताया था सडन डेथ है, अननेचुरल डेथ है, एकदम से कम उम्र में डेथ है। और मांदी यदि वोटरी साइन के अंदर है नवांश कुंडली में, तो आप ये मान सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो व्यक्ति की डेथ है वो ड्राउनिंग मतलब पानी में डूबने की वजह से हुई होगी। तो इसके रिचुअल्स भी ठीक नहीं होंगे, वो भी इसकी कुंडली के अंदर आ रहा है कि पानी में बह गया होगा, कहीं पर किसी बाढ़ में बह गया होगा, बॉडी भी रिकवर नहीं होगी, इसलिए इसके रिचुअल्स भी ठीक से नहीं होंगे, जो कि इसकी कुंडली बता रही है। यदि मांदी 4th हाउस में हो तो इसका मतलब पिछले जन्म में इसके क्रियाक्रम पूरे नहीं होंगे। मगर मांदी यदि बेनिफिक के साथ आ जाए तो वो नेचुरल डेथ को इंडिकेट करता है। मेलिफिक के साथ आ जाए तो वो नेचुरल तो डेथ होगी। मांदी यदि और किसी मेलिफिक के साथ है, जैसे आपका यहाँ पर सन के साथ आ सकता है, मार्स और सैटर्न और राहु तो हम कॉम्बिनेशन पढ़ ही चुके, मगर मेलिफिक के साथ जब भी आएगा इसका मतलब उसकी लाइफ में उसकी इजी डेथ नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये रही होंगी, या तो कोई हथियार से डेथ हुई होगी, या लंबी बीमारी के बाद हुई होगी, गरीबी के बाद हुई होगी, किसी प्रताड़ना की वजह से हुई होगी, किसी ने उसकी मर्डर कर दिया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, डूब गया होगा, इस तरीके से डेथ होगी। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। और कुछ एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि किस एज में डेथ हुई होगी। एज में आज के समय पर तो ज़्यादातर लोगों की उम्र लंबी होती है, ज़्यादातर लोगों की, कम भी हो सकती है, वो ईश्वर के हाथ में है, मगर ज़्यादातर आपका मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि भगवान ने ही डेवलप किया है वो, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय, इलाज मिल जाता है, ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं तो मांदी की डिग्री के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। इनिशियल डिग्री में हो, यदि मांदी 0 से 10 डिग्री में मांदी की डिग्री देखेंगे तो इसका मतलब इन्फेंसी और चाइल्डहुड में डेथ हुई है पर्सन की। मिडिल डिग्रीज में 10 to 20 हो तो आप मानकर चलिए कि उस पर्सन की मिडिल एज में हुई है, और हायर डिग्रीज में मांदी है 20 से 30, तो इसका मतलब उसकी लेट उम्र के अंदर डेथ हुई है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस लाइफ में आप कितना जिए थे। तो यहाँ पर हम इस नेटिव की मांदी को देखते हैं, देखिए 1 डिग्री 29 मिनट है, मतलब चाइल्डहुड में ही होगी। देखिए सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए सब एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। इनिशियल कॉम्बिनेशन मैंने बताया तो मूवेबल साइन में तो अर्ली डेथ हमने बता दी थी, फिर मूवेबल साइन में ही ये D9 में आ रहा है तो उससे मैंने बता दिया था कि इसकी ड्रोनिंग की वजह से डेथ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फर्दर 1 डिग्री 29 मिनट है, मतलब ये बहुत छोटा बच्चा जब रहा होगा प्रीवियस जन्म में तभी इसकी डेथ होगी। इसकी रिचुअल्स प्रॉपरली नहीं की गई होंगी, जो डेथ के बाद जो भी हम करते हैं, जलाना दफनाना जो भी करते हैं अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, वो भी सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ये एक्चुअली ब्यूटी होती है एस्ट्रोलॉजी की, कि इसमें सब चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप होती हैं यदि आप ईमानदारी से उसको एनालिसिस कर रहे हो। अब ये मैं यहाँ पर टॉपिक को इसको ड्रॉप करता हूँ और इसके आज की क्लास के मैं सेकंड टॉपिक पर जाऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लोगों का ये बड़ा प्रश्न होता है कि आपने कैसे कर्म किए। अपने कर्मों को कोई भी बुरा नहीं मानता। राक्षस भी कहता नहीं मेरे कोई कर्म बुरे नहीं थे। अब अपने आप से मैं जिससे भी कुंडली पूछता हूँ कि आप अपने कर्मों पर काम करो, हर आदमी कहता नहीं हमारे तो कर्म बहुत बढ़िया है, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ गारंटेड किसी का भी कर्म बढ़िया नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं भी अपने स्वार्थ में बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ है, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ये भी तो स्वार्थ है। मगर इससे खराब नहीं हुए कर्म, मगर कुछ ना कुछ कर्म तो मैं भी खराब कर ही रहूँगा, कुछ ना कुछ थिंकिंग में खराब कर रहूँगा, या अब नहीं कर रहा तो मैंने कभी किए होंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई भी आदमी ये कह दे कि मेरे कोई भी कर्म खराब नहीं है। तो सभी के कर्म खराब होते हैं और उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि हमें स्वर्ग या नरक मिलेगा, हेल और हेवन में जाएंगे आफ्टर दैट। तो इसे देखने का क्या तरीका है, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर प्रश्न का जवाब है। आपकी जो आत्मा चलती है वो ट्रेवल करती है, वो तो स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, और सब जानते हैं कि वो हमारे इस जन्म के कर्मों और प्रीवियस जन्म के कर्मास पर डिपेंड करती है। अब तक जो हम इकट्ठे करके लाए हैं कर्मास, उनका भी रोल होता है, उनमें कुछ की सज़ा हम अब काट लेते हैं, और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके बेस पर जब हमारी डेथ होती है तो हम कौन सी
किस स्थिति में जाएंगे। स्वर्ग नरक का मतलब यह है कि आप अब से बेटर स्थिति में जाएंगे या खराब स्थिति में जाएंगे। स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं है, आपकी रिलेटिव पोजीशन है कि आप यदि जन्म लेते हो इंसान की तरह तो आप एक अच्छा जन्म जी पाओगे या आप खराब जन्म जी पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे आप ये मानकर चलिए कि अगले जन्म में आप कहाँ जाने वाले हो। इसका आंसर देखिए आपकी प्रश्न कुंडली। और प्रश्न कुंडली कब बनानी है आपको? प्रश्न कुंडली आंसर खुद व्यक्ति नहीं बना सकता। प्रश्न कुंडली जब उसकी डेथ होगी उस समय की प्रश्न कुंडली बनानी है। आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने देखा होगा जब ये होते हैं आपके रिचुअल्स होते हैं, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर एक पंडित जी पूजा कराने आते हैं। वो एक मिट्टी के ऊपर एक छाया सी दिखाते हैं, बर्ड बनेगा, मछली बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। वो उतना सटीक नहीं है, अगर मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, मगर एस्ट्रोलॉजी में इसका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंसान 144 बार इंसान की तरह ही जन्म लेगा। उसको बार बार ईश्वर मौका देगा, तब उसकी योनि बदलती है। यदि वो तभी भी ठीक नहीं करता है तो उसकी नीचे की योनि में चला जाता है, और ठीक करता है तो अपने से ऊपर की योनि में चला जाता है। आपको क्या करना है? आपको मालूम है कि 5th हाउस और 9th हाउस आपके पूर्व कर्मास और जो कर्मास आगामी कर्मास को लेकर हम जाएंगे अगले जन्म में, उसको इंडिकेट करता है। और 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। 1st हाउस आपकी लग्न है, 12th हाउस आपका एंड है, और 2nd हाउस आपका बचपन है एक तरीके से। 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 12th हाउस, इन तीनों को देखिए व्हेन लिंक टू 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। जो आपकी सोल है उसका ट्रांजिशन होता है बेसिकली 5वें भाव से। आप इस पिछले जन्म के पुण्यों को लेकर आते हो। लग्न आपके इस जन्म के कार्य करने के लिए आपको शरीर मिला है, और 9th हाउस से आप अगले जन्म के अंदर चले जाते हो। 12वें भाव को हम 12th हाउस इज एंड ऑफ योर दिस लाइफ, इस जन्म की लाइफ का अंत है 12वां भाव। आपका अगले जन्म में आप क्या बनेंगे वो डिपेंड करेगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय की। आप यदि आपको टाइम पता है तो उस समय की उसकी कुंडली बना लें, प्रश्न कुंडली। उसमें देख लें 12th लॉर्ड या 12th हाउस पर यदि मैलिफिक हाउसेस प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, 12वें भाव या 12वें लॉर्ड पर अशुभ ग्रहों का असर है, तब मान लीजिए कि वो पर्सन अपने से, जिसको कहेंगे नरक में प्रवास करेगा। कोई मानेगा नहीं हालांकि से, या ये मान के चलिए अभी जिस स्थिति में उससे वो और खराब स्थिति में जाने वाला है। मगर आपका 12th हाउस और 12th लॉर्ड प्रश्न कुंडली का जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है, वो यदि शुभ ग्रहों के असर में, इसका मतलब वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का मतलब यहाँ पे सिंपली इतना है कि वो रिलेटिवली बेटर पोजीशन, बेटर परिवार या बेटर एनवायरनमेंट के अंदर जन्म लेने वाला है। इस तरीके से हम इसको इजीली लिंकअप कर सकते हैं। 12th हाउस का बेनिफिक प्लैनेट्स का लिंक है, मतलब आपकी जो आत्मा है वो अच्छे रास्ते पर जा रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स हेवन, स्वर्ग की तरफ जा रही है। और 12th हाउस का यदि और उसके लॉर्ड का लिंक अशुभ ग्रहों से है तो आपकी जो आत्मा है, आत्मा निकलकर 12वें भाव के थ्रू आत्मा जाती है। आपको जीवन मरण का जो चक्र है उसका मैं थोड़ा सा आइडिया पर दे देता हूँ। जीवन मरण का चक्र जो होता है कि हम जब भी पैदा होते हैं तो हमारी माँ की कोख से जब जन्म लेते हैं तो 3 तरह की चीज़ें काम करती हैं। मार्स आपकी देह होती है, जुपिटर आपकी प्राण होते हैं, और सूर्य आपकी आत्मा होती है। जब एक व्यक्ति का अंत समय आता है, अंत समय में क्या होती है कि उसकी जो भी प्राणवायु होती है, उसका शरीर काम करना भी बंद कर देता है, ऑर्गन काम करना भी बंद कर देते हैं। तो तभी भी जो प्राण है, जिसे आप प्राणवायु बोलते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक हिस्से में होती है, जहाँ पर भी ब्लड होता है। तो आखिर में भी आपका जो शरीर है, फिजिकल बॉडी, वो आपको जिंदा रखने की कोशिश करती है। और वो क्या करती है, आपकी सारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है उसको खींचकर, जिसे हम प्राण बोलते हैं, आपकी नाभि में इकट्ठा कर लेती है और लड़ने की कोशिश करती है एंड वक्त पर। मगर फिर वो लड़ नहीं पाती, क्योंकि उसकी जो लड़ने की ताकत है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट है, जब तक कि आपकी और प्राणवायु अंदर एंटर नहीं होगी। अंदर इसलिए नहीं एंटर हो सकती कि आपके लंग्स काम करना बंद हो चुके हैं, आपके हार्ट काम करना बंद हो चुका है, जो कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर उस प्राणवायु को ले जा सके। प्राणवायु अवेलेबल है, मगर लंग्स उसको आपके ब्लड के अंदर, हार्ट उसको ब्लड के अंदर इन्वॉल्व ले नहीं जा सकता। तो जो नाभि के अंदर जो आपने प्राण इकट्ठे किए, अपने सारी बॉडी से इकट्ठे करके नाभि के अंदर आते हैं। अब इसके बाद वो, जैसे हमारी सांस हम रोक के बंद करके बैठे होते हैं तो 1 मिनट के बाद हमारी ताकत खत्म हो जाती है, तो वो जो प्राणवायु इकट्ठी होती है, फिर लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो बॉडी के किसी भी आपके जो भी एग्जिट वो पॉइंट है, आपका मुंह से, नाक से, कान से, आँख से, एनस से, कहीं से भी निकल जाती है, और किसी किसी व्यक्ति के सिर से भी वो बाहर निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्राण निकलना। प्राण का मतलब है प्राणवायु। और जो आत्मा है वो अब वहाँ पर अकेली पड़ी रह जाती है, और वो आत्मा सोचती है कि
मैं कब निकलूं, वो अकेला महसूस करती है, उसका बाउंडेशन नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा कभी भी मृत शरीर के अंदर नहीं रहती। ऊर्जा मृत शरीर में रहेगी नहीं, क्योंकि ऊर्जा को रखने के लिए, ऊर्जा को जिंदा रखने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है। कभी भी आग बगैर फ्यूल के नहीं रह सकती। तो फ्यूल प्राणवायु है। जब वो फ्यूल निकल जाता है तो वो ऊर्जा, इसके बाद क्या होता है, आप देखिए कोई भी लकड़ी जलाइए, कंडा जलाइए, वो जलता रहेगा, उसके अंदर आप फ्यूल डालते रहिए, वो लगातार जलता रहेगा, कई दिन तक जलता रहेगा। जैसे ही आप उसके अंदर फ्यूल डालना बंद कर दोगे, वो धीरे धीरे वो अग्नि क्या होगी, एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है, खत्म नहीं होती। वो आग कहाँ चली जाती है, एनवायरमेंट में, उस जगह से हट जाती है। तो हमारे शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, उसको निकलने में कुछ समय लगता है, वो बंधी हुई होती है उस जगह पर, उसका अट्रैक्शन होता है। इसीलिए हम जनरली कोई भी व्यक्ति जाता है तो 10 से 12 दिन तक हम उसको घरों के अंदर 13 दिन तक वो रखते हैं, क्योंकि वो आत्मा स्लोली मूव करती है। उस ऊर्जा, जैसे आप मान के चलिए रात में आपने कोई लकड़ी जलाई, अब जला दी, इसके बाद आप उसको ऊर्जा देना भी बंद कर देते हो, तो आप देखते हो कि वो सुबह तक जलती रहती है। ऐसा नहीं कि वो जलाते ही तभी की तभी पूरी तरह बुझ जाएगी। इसी तरीके से जब इंसान के शरीर में से जो आत्मा होती है वो धीरे धीरे निकलती है, उसको हम कुछ देर बाद लेकर बॉडी को ले जाकर जला देते हैं। मगर ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि वो जो ऊर्जा है उसी जगह पर घूमती रहती है और धीरे धीरे वो वहाँ से दूर जाना शुरू करती है। उसको जाने में समय लगता है, स्लो मूविंग एनर्जी है, और उसको जाने में समय लगता है। जब चला जाता है तो उस इंसान का अंत हो जाता है, जिसे हम डेथ बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट पैरामीटर पर। एक कुंडली के अंदर मैं अब आपको प्रश्न कुंडली की यूटिलिटी बताऊंगा। यहाँ पर ये एक पर्सन की कुंडली है और इसकी जो दशाओं की प्रॉब्लम थी वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कि इसकी जो यहाँ पर आप देखिएगा, जो मार्स की दशा है इस पर्सन की, यस, मार्स की दशा शुरू थी 7 दिसंबर 2014 से लेकर और 7 दिसंबर 2021 तक 7 ईयर। इसकी जन्म कुंडली में मैं मार्स को देखता हूँ। तो मार्स को आप देखिए, इसकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर ये दिख रहा है, लग्न लॉर्ड है और आपका 8th लॉर्ड है, और 7वें भाव के अंदर ये मार्स बैठा हुआ है। तो और इसकी हम डिग्निटी देखते हैं तो मार्स की डिग्निटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। डिग्निटी मार्स की कैसे बढ़िया नहीं है, एक तो ये न्यूट्रल साइन में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छा है, लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी ठीक है। मगर राहु केतु एक्सिस में हो गया तो कुछ हद तक ये पीड़ित हो गया। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सूर्य और राहु के बीच में, तो ये पापकर्त्री में भी हो गया, 2 मेलिफिक प्लेनेट के बीच में भी बैठा हुआ है। तो लग्न लॉर्ड 7वें भाव में ठीक है, एक तो राहु केतु एक्सिस पर है तो एफ्लिक्ट हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ये 2 मेलिफिक प्लेनेट के बीच में है तो ये पापकर्त्री में भी है, तो डबल एफ्लिक्शन है। जब मैं इसको D9 चार्ट के अंदर जाकर उठाकर देखता हूँ तो D9 चार्ट के अंदर भी मैं इसको उठाकर देखता हूँ, तो यहाँ पर D9 चार्ट में आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये D9 चार्ट में भी राहु केतु एक्सिस पर है, और तो एक तरीके से D9 चार्ट में भी ये एफ्लिक्टेड है 4th हाउस के अंदर। तो राहु की जब मैं डिग्निटी देखता हूँ, फिर इसकी देखिए, सॉरी राहु गलत बोल गया हूँ, मैं मार्स की डिग्निटी देखता हूँ। अब मार्स का नंबर कौन सा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मार्स का नंबर 4 है, चौथी दशा है। चौथी दशा इसकी लाइफ के अंदर अच्छी जानी चाहिए। 4th दशा ऑलवेज बेटर जाती है, तो चौथी दशा अच्छी जानी चाहिए नेटिव की। वैसे लग्न लॉर्ड है तो लग्न लॉर्ड की भी दशा हम अक्सर कहते हैं कि अच्छी जाती है, जब तक कि वो पूरी तरीके से एफ्लिक्टेड ना हो। अब ये यहाँ पर लिटिल बिट एफ्लिक्टेड है, तो एफ्लिक्टेड होने की वजह से इसकी दशा आपकी उतनी बेहतर नहीं जा सकती जितनी कि हम उसे मानकर चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर मार्स इज एफ्लिक्टेड। तो मार्स एफ्लिक्ट हो गया, मार्स की हम दशा के बारे में क्या इंटरप्रेट करेंगे, तो D1 चार्ट के बेस पे अक्सर लोग ये इंटरप्रेट करेंगे कि लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड की दशा है, तो लग्न लॉर्ड की दशा आपकी ठीक ही होती है। फिर ये 4थे नंबर की दशा है, ये भी ठीक ही चीज़ को इंडिकेट करती है। अब ये एफ्लिक्टेड है, मैं ज़्यादा रिजल्ट पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं केवल प्रश्न कुंडली की यूटिलिटी समझाने के लिए बता रहा हूँ। एफ्लिक्टेड है तो आप इसको कहेंगे कि ये दशा बेटर जानी चाहिए थी, मगर मार्स क्योंकि एफ्लिक्टेड है, लग्न लॉर्ड 2 तरीके से एफ्लिक्टेड है। जब कोई किसी भी एफ्लिक्टेड प्लेनेट की दशा कभी भी अच्छी नहीं जा सकती, इफ इट इज एफ्लिक्टेड इसकी दशा बेहतर नहीं जा सकती। D1 चार्ट के बेस पर यह कंक्लूड किया मैंने कि बिकॉज मार्स दो इट इज ए लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, फर्दर मार्स के बारे में हम बात करेंगे, 4थे नंबर की दशा भी अच्छी जाती है ऑलवेज, लग्न लॉर्ड की दशा अच्छी जाती है, दोनों कॉम्बिनेशन है, मगर एफ्लिक्टेड प्लेनेट की दशा कभी भी बेटर नहीं जा सकती।
अब मार्स पर डबल एफ्लिक्शन है, एक तो ये राहु आपका पाप कर्तरी में है, राहु केतु एक्सिस पे है, तो डबल एफ्लिक्शन हो गया। जो राशि है वो भी मित्र राशि इसके ऊपर नहीं है, और राहु से बैडली एफ्लिक्टेड है बहुत क्लोजली, इसलिए आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि हम इसको अवॉइड करें। D9 में भी चला गया देखिए, और बाकी डिविजनल चार्ट में भी, काफ़ी डिविजनल चार्ट में ये राहु के साथ होगा, क्योंकि दोनों के बीच में करीब करीब 3 डिग्री से भी कम का डिफरेंस है। अब उस समय की एक प्रश्न कुंडली, ये क्वेश्चन आया था 2021 के आसपास, जब इस नेटिव के पास, मेरे पास नेटिव ने ये पूछा था कि ये मेरी दशा अच्छी क्यों नहीं जा रही है, मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि मेरी दशा तो ये अच्छी जानी चाहिए थी। मेरा लग्न लॉर्ड है, केंद्र भाव के अंदर बैठा हुआ है, मगर ये खराब क्यों जा रही है। अराउंड जनवरी ये क्वेश्चन आया था। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको एनालाइज करने के लिए, जब भी क्वेश्चन मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं इसकी प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, ये 2021 जनवरी में कभी मेरे पास प्रश्न आया था प्रश्न। अब इसको मैं जनवरी 2021 की कुंडली बना लेता हूँ, मुझे डेट वगैरह याद नहीं है, 17 जनवरी था 21। ये मैं प्रश्न कुंडली बना ली जनवरी 2021 की। अब मैं देखना चाहता हूँ इसकी उस समय पर दशा कैसी जानी चाहिए थी। तो उस समय पर मैं देखूंगा कि इसकी दशा एक्चुअली किस चीज़ की चल रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पर दशा चल रही थी जुपिटर की। अब जुपिटर को उठाकर देख लीजिए इस कुंडली के अंदर। जुपिटर है इस कुंडली के अंदर आपका, इट इज़ 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है। फर्स्ट नंबर की दशा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से, तो हमेशा फर्स्ट नंबर की दशा होगी, कभी भी सेकंड नंबर की दशा नहीं होगी। अब ये आपका यहाँ पर जुपिटर हो गया 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है, तो लॉर्डशिप वाइज ये अच्छा नहीं है, आपको खराब रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 8th लॉर्ड भी हो गया। फर्दर हम देखते हैं इसको यहाँ पर D1 चार्ट के अंदर आपका देखिए नीच का भी हो गया, नीच का हो गया। इसके बाद ये आपका कंजक्टेड है, शत्रु प्लेनेट से है आपका एसोसिएटेड, हालांकि उनसे कंजंक्शन से उसकी उतनी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये यहाँ पर आपका, और यदि मैं सूर्य से देखूँ तो ये जुपिटर आपका कंबस्टेड भी है, इसके अलावा डेबिलिटेड भी है। तो ये यहाँ पर जुपिटर आपको किसी भी स्थिति में बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। D9 में यदि इसको हम देख लेते हैं तो D9 में रिलेटिवली ठीक है, D9 में रिलेटिवली ठीक है, क्योंकि 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, और ठीक है। मगर अब इसको मैं कैसे कंक्लूड करूंगा, कंक्लूड ये करूंगा कि यदि मुझसे कहा जाए कि इस चार्ट में जुपिटर की दशा कैसी जाएगी, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा बहुत ही खराब जाने वाली है। खराब क्यों जाने वाली है? फर्स्ट वन कि ये आपकी इसकी लॉर्डशिप बहुत खराब है। दूसरा ये आपका नेचुरल मैलिफिक से एफ्लिक्टेड है, कंबस्टेड भी है, एफ्लिक्टेड है, कंबस्टेड है। अब जो एफ्लिक्टेड है इसका मतलब तो खराब रिजल्ट देगा ही देगा, मगर ये कंबस्टेड है, इसलिए जो खराब रिजल्ट की इंटेंसिटी रिलेटिवली लो होगी, क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं है। एफ्लिक्टेड का मतलब खराब रिजल्ट तो इसने देना ही देना है, मगर कंबस्ट हो गया, डेबिलिटेड हो गया, इसका मतलब इसके अंदर बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो जो भी रिजल्ट देगा बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब नहीं दे पाएगा इसका मतलब क्या होगा, आपको लाभ भी नहीं देगा, फ्रेंड सर्किल भी नहीं देगा, ये सारी चीज़ें नहीं देगा। 8वें भाव में क्या देगा आपको, ये कोई भी सडन गेन्स भी नहीं देगा, इस तरह की चीज़ें भी नहीं देगा, ट्रबल्स देगा, मगर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रबल्स नहीं देगा। तो मैंने प्रश्न कुंडली से डिसाइड किया कि जो दशा है वो खराब है, जन्म कुंडली से डिसाइड किया कि वहां पर भी दशा खराब है। अब प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली दोनों इंडिकेट कर रही हैं कि दशा खराब है, इसलिए महाखराब दशा इस व्यक्ति को मिलेगी। तो अधिकतर एस्ट्रोलॉजरों के पास इस कुंडली को आप लेकर जाओगे, वो कहेंगे वाह ये तो लग्न लॉर्ड की दशा है, बहुत शानदार रिजल्ट देगी। लग्न लॉर्ड तो एज ए 8th लॉर्ड भी बेनिफिक हो जाता है। अपना आप में ये कंसेप्ट गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है अधिकतर लोगों ने। तो D1 में भी मैंने बताया है इसकी मार्स की दशा खराब है, और प्रश्न कुंडली में भी मार्स की दशा खराब है। तो इन दैट वन पर्टिकुलर रीजन इसका समय जो होगा बहुत एक्सट्रीमली खराब होगा। जब ये मेरे पास आया था जनवरी के आसपास, एक्सट्रीमली खराब होगा, तब मैं इसको कहूँगा कि भाई आपकी दशा है खराब जाने वाली है। तो जब भी आपने किसी भी कुंडली को इंटरप्रेट करना है, ये मैंने लाइव इंटरप्रेट किया है, कहीं कोई चूक हो गई हो, किसी लॉर्डशिप को मैं गलत बोल गया हूँ, ऐसा हो जाता है कई बार, तो आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, गलती निकालने पर फोकस नहीं करेंगे। अक्सर लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि हम कुछ गलती निकाल लें, गलती नहीं निकालनी, आप उसको समझने की कोशिश करिए जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। इस जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता, मुझे यूट्यूब से कोई 1 पैसे की इनकम नहीं होती, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
मैंने इसको वो भी नहीं कर रखा है, मोनेटाइज भी नहीं कर रखा है कि आप सोचते हो कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा है। केवल ये होता है कि मुझे जो भी चीज़ पता चलती है, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि उनको कोई चीज़ बताई जाए तो मैं अलग अलग तरीके से कोशिश करता हूँ। उनमें ये भी एक तरीका है, तभी मेरे जो वीडियोस होते हैं उस तरीके के वीडियो आपको किसी और चैनल पर बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकते। अधिकतर जो जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं वो उनमें से 99% लोग आपको केवल बनाते हैं, दैट्स ऑल। नमस्कार, धन्यवाद।